गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 11th क्लास में जड़त्व आघूर्ण को पढ़ा रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसको चलाने से पहले हम न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जरा उसको दोबारा देखते हैं। न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या है कि यदि कोई पिंड स्थिर अवस्था में है तो वह हमेशा स्थिर अवस्था में रहता है, और यदि पिंड सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान है तो वह उसका वेग एक समान वेग ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि माना ये कोई पिंड है, ये स्थिर है तो ये हमेशा स्थिर ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो जाए। या इसी प्रकार से यहां पर ये कोई कण है, ये कण एक समान वेग से माना इसका वेग है 50 मीटर प्रति सेकंड। इसका वेग चाहे ये कण यहां पर है, चाहे ये कण यहां पर है, चाहे ये कण यहां पर है, गति के दौरान जब ये कण सरल रेखीय गति कर रहा था तो हर बिंदु पे गति के पथ के हर बिंदु पे इस कण का वेग 50 मीटर पर सेकंड है, अर्थात ये एक समान वेग से गति कर रहा है। तो एक समान वेग से यदि कोई कण गति कर रहा है तो इसका वेग एक समान ही रहेगा जब तक कि इस पर कोई बल आरोपित न हो जाए। तो न्यूटन के गति का प्रथम नियम है कि यदि कोई पिंड विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगा, और यदि वह सरल रेखा में एक समान वेग से गतिमान है तो उसका वेग एक समान ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो जाए। अर्थात इसका अर्थ क्या है कि जो ये स्थिर पिंड था ये स्थिर ही क्यों रहा? ये इसलिए कि इस पिंड में अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। प्रत्येक पिंड में अपनी अवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, और इस गुण को हम जड़त्व कहते हैं। इसे हम जड़त्व कहते हैं, इनर्शिया कहते हैं। ऐसे ही ये जो पिंड था एक समान वेग से गतिमान था, इसका वेग हर समय 50 मीटर पर सेकंड है माना, तो यह अपने वेग में होने वाले परिवर्तन का हर समय क्या करता है? विरोध करता है, और विरोध करने का यह गुण जड़त्व कहलाता है। ठीक है। और जड़त्व किसका अधिक होता है? जड़त्व उस पिंड का अधिक होता है जिस पिंड का द्रव्यमान अधिक होता है। जड़त्व हमेशा द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। इसीलिए कहते हैं कि जड़त्व की माप द्रव्यमान है, या द्रव्यमान ही जड़त्व की माप है। जैसे कि एक ट्रक है, एक साइकिल है, हम दोनों पे समान बल लगाएं तो ट्रक को गतिमान करना बहुत कठिन होगा, जबकि साइकिल को गतिमान करना आसान होगा। ट्रक और साइकिल दोनों पहले विराम अवस्था में है, हम उन पे बल लगा रहे हैं तो दोनों क्या कर रहे हैं? वो अपने विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनमें जड़त्व का गुण है। अब यदि हमने बाहर से अधिक बल लगा दिया तो हो सकता है उस बल के द्वारा साइकिल गतिमान हो जाए, परंतु ट्रक अभी भी विराम अवस्था में रहे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, इसलिए ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसमें जड़त्व का गुण अधिक है, उसमें अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण अधिक है, इसलिए वो लगाए गए बल से गतिमान नहीं हुआ। जबकि उतने बल से जो है साइकिल गतिमान होगी, क्योंकि साइकिल का द्रव्यमान ट्रक के द्रव्यमान की तुलना में कम है। अर्थात साइकिल का जो जड़त्व है वो ट्रक की तुलना में कम है। साइकिल में अवस्था परिवर्तन का विरोध करने का गुण ट्रक की तुलना में कम होगा, इसलिए साइकिल जो है कम बल से ही गतिमान होगी, जबकि ट्रक उस कम बल के द्वारा गतिमान नहीं हो पाया। अब ये तो बात हुई सरल रेखीय गति की, और इसमें हमने देखा कि द्रव्यमान ही जड़त्व की माप होती है। अब यदि कोई पिंड घूर्णन गति कर रहा है, जैसे यहां पर ये कोई पिंड है, ये इस y डैश अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, इस दिशा में घूर्णन गति कर रहा है यहां पे। और तो इसमें भी क्या होगा? जब कोई पिंड घूर्णन गति करता है तो उसमें भी घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है। जैसे कि अगर कोई पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूम रहा है ऐसे, तो वह अपने घूर्णन अवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है।
और विरोध करने का यह जो गुण है, ये गुण कहलाता है जड़त्व आघूर्ण। ठीक है, तो यदि कोई पिंड किसी अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो वह अपनी घूर्णन गति में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। उसमें घूर्णन गति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण होता है, और यही गुण जो है पिंड का जड़त्वागुण कहलाता है। अब अगर हम किसी पिंड को, जैसे पिंड है ये इस अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है, माना इसका कोणीय वेग था ω1। अब ये ω1 कोणीय वेग से ही क्या इसकी प्रवृत्ति होगी पिंड की कि ये ω1 कोणीय वेग से ही घूर्णन गति करेगा। माना ω1 का मान है 50 रेडियन प्रति सेकंड, ये इसके कोणीय वेग का मान है। तो ये इस पिंड की प्रवृत्ति होगी कि ये अपना कोणीय वेग हमेशा 50 रेडियन प्रति सेकंड ही रखेगा। पर यदि इसके कोणीय वेग में परिवर्तन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाहर से एक बलागुण लगाना पड़ेगा, और बलागुण लगने पे क्या होगा, इसका कोणीय वेग परिवर्तित हो जाएगा। माना ω1 से ω2 हो गया इसका कोणीय वेग, माना ये हो गया 60 रेडियन प्रति सेकंड, ये इसका कोणीय वेग हो गया। तो यानी बलागुण लगने पर घूर्णन करने वाले पिंड का कोणीय जो पिंड घूर्णन गति कर रहा है, अगर उस पर हम बलागुण लगा दें तो उस पिंड की घूर्णन अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात उसके कोणीय वेग में परिवर्तन हो जाएगा। या अगर ये पिंड स्थिर था, माना ये घूर्णन गति नहीं कर रहा है, तो किसी पिंड को, स्थिर पिंड को किसी अक्ष के प्रति अगर हम घूर्णन गति करा रहे हैं तो हमें बाहर से क्या लगाना पड़ेगा, बलागुण लगाना पड़ेगा। माना कोई पंखा स्थिर है और हमने क्या किया, अगर हमने उस स्थिर पंखे को उस की जो रॉड है घूर्णन अक्ष का, उसके घूर्णन अक्ष के प्रति अगर गति कराना है, घूर्णन गति कराना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पंखे पर एक बलागुण लगाना पड़ेगा। और बलागुण के लिए हम क्या करेंगे, उस पर स्विच ऑन करेंगे। स्विच ऑन करने पर उस पंखे पर क्या लगेंगे, बलागुण लगेंगे, और उसके द्वारा वो पंखा घूमेगा। अर्थात स्थिर वस्तु को किसी अक्ष के प्रति घुमाने के लिए बलागुण लगाना पड़ता है। या अगर कोई वस्तु, जैसे वस्तु है ये इस घूर्णन अक्ष के प्रति एक समान कोणीय वेग ω1 से घूर्णन गति कर रही थी, तो इसके कोणीय वेग में परिवर्तन करने के लिए इस पर बलागुण लगाना पड़ेगा। अर्थात घूर्णन गति करने वाले पिंड के घूर्णन अवस्था में, घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए बलागुण लगाना पड़ता है। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सरल रेखीय गति में किसी पिंड के एक समान वेग में परिवर्तन करने के लिए बल लगाया जाता है, या अगर कोई स्थिर पिंड है उसको गतिमान करना है तो उस पर बल लगाया जाता है। इसी प्रकार से किसी स्थिर पिंड को घूर्णन गति प्रदान करने के लिए उस पर बलागुण लगाना पड़ता है। अब इसमें मैंने बताया कि ये पिंड जब घूर्णन गति कर रहा है तो इस पिंड में घूर्णन गति के दौरान होने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण है। यही गुण घूर्णन, ये जड़त्व, यही गुण क्या कहलाता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। तो जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा हो गई कि घूर्णन गति करने वाले पिंड में घूर्णन गति का विरोध करने का, जो घूर्णन गति करने वाला पिंड होता है उसमें घूर्णन अवस्था में किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करने का जो गुण होता है उसी गुण को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब और इसमें जैसे कि जो सरल रेखीय गति में जड़त्व की माप द्रव्यमान है, जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व ज्यादा होता है। तो उसी प्रकार घूर्णन गति में क्या होता है, घूर्णन गति में जिस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, ठीक है, जिस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा उसको गति कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा बलागुण लगाना पड़ेगा। और ये बिल्कुल ठीक उसी प्रकार है जैसे सरल रेखीय गति में क्या होता है, जिस पिंड का द्रव्यमान ज्यादा होता है उसको गति कराने के लिए ज्यादा बल लगाना पड़ता है। उसी प्रकार से घूर्णन गति में जिस पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा उस पे ज्यादा बलागुण लगाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण की गणितीय परिभाषा देख रहे हैं। जड़त्व आघूर्ण की परिभाषा क्या है, एक परिभाषा तो बता दी कि यदि कोई पिंड किसी घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो
इस पिंड में यह गुण होता है कि यह घूर्णन अवस्था में किए जाने वाले परिवर्तनों का विरोध करता है। घूर्णन अवस्था में परिवर्तन किए जाने वाले परिवर्तन का विरोध करने का गुण जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी गणितीय परिभाषा क्या है कि जैसे यहाँ पर एक कोई पिंड है, ये पिंड इस y y डैश अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है। माना ये पिंड इन कणों से मिलकर बना है, इन कणों का द्रव्यमान जो है m1 m2 m3 m4 है। तो माना कोई पिंड m1 m2 m3 m4 कणों से मिलकर बना है और ये जो कण हैं ये इस घूर्णन अक्ष से क्रमशः r1 r2 r3 और r4 दूरी पे है। जैसे m1 है ये इस घूर्णन अक्ष से r1 दूरी पे है, ये वाला कण इस घूर्णन अक्ष से r2 दूरी पे है, ये वाला कण इस घूर्णन अक्ष से r3 दूरी पे है, ये वाला कण इस घूर्णन अक्ष से r4 दूरी पर है। तो तब इन कणों का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? तो जैसे पहले वाला कण है m1 द्रव्यमान वाले कण का y y डैश घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण में ये जरूर बताना है कि हम जड़त्व आघूर्ण किस अक्ष के पड़ता ले रहे हैं। पिंड जिस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है उस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण लेना है। यहाँ पर y y डैश अक्ष के पड़ता घूर्णन गति हो रही है तो यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण भी y y डैश अक्ष के पड़ता लिया जाएगा। तो m1 द्रव्यमान वाले कण का y y डैश अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण तो जड़त्व आघूर्ण को हम I से प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर पहला कण m1 द्रव्यमान का है तो इसका जड़त्व आघूर्ण I1 मान लेते हैं। तो जड़त्व आघूर्ण बराबर होता है किसी कण का जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए क्या होगा, कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर जड़त्व आघूर्ण होता है। तो किसी कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण उस कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। जैसे यहां पर अगर हम इस कण का जड़त्व आघूर्ण निकालें तो ये आ जाएगा, द्रव्यमान हो गया m1 और दूरी होगी इसकी घूर्णन अक्ष से r1, तो m1 r1 स्क्वायर। तो ये पहले वाले m1 द्रव्यमान वाले कण का इस y y डैश अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण हो गया। इसी प्रकार से जो ये m2 द्रव्यमान वाला कण है इसका जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा इस y y डैश के पड़ता, इसका द्रव्यमान m2 और इसका घूर्णन अक्ष से दूरी लंबवत दूरी r2 है तो इसका वर्ग कर दो, दूरी का वर्ग r2 का वर्ग हो जाएगा। तो द्रव्यमान और लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे वाले कण का जड़त्व आघूर्ण। इसी प्रकार से तीसरे वाले कण का जड़त्व आघूर्ण ये हो जाएगा, इस तीसरे वाले कण का द्रव्यमान m3 और इस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r3 के वर्ग के गुणनफल के बराबर। ऐसे ही चौथा वाला जो कण है ये इसका इस घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण हो जाएगा, इस कण का द्रव्यमान इंटू इस कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी r4 के वर्ग के गुणनफल के बराबर। तो इस प्रकार से हमने यहां पर पिंड में स्थित प्रत्येक कण का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण निकाल दिया कि जड़त्व आघूर्ण कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। अब अगर हमें यह कहा जाए कि पूरे पिंड का इस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, तो पूरे पिंड का अक्ष के पड़ता जो जड़त्व आघूर्ण होगा उसके लिए यह देखना पड़ेगा कि पिंड के अंदर जितने कण हैं इन कणों का उस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो हमने पिंड के अंदर इस समय जैसे 4 कण मान रखे हैं तो पूरे पिंड का जड़त्व आघूर्ण बराबर होगा इन चारों कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग। ठीक है, तो हम वही निकाल रहे हैं कि पिंड का जड़त्व आघूर्ण, पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण, तो वो हो जाएगा पिंड में स्थित
सभी कणों के जड़त्व आघूर्णों का योग। तो माना पिंड का इस घूर्णक से पड़ता जड़त्व आघूर्ण I है, तो ये बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4, यानी प्रत्येक कण का पिंड के अंदर जो कण हैं उन सभी कणों का इस अक्ष y y डैश के पड़ता जड़त्व आघूर्ण का योग करना है। तो I बराबर आ गया, I1 का मान रखेंगे, अभी निकाला था हमने m1 r1 स्क्वायर प्लस I2 का मान m2 r2 स्क्वायर, I3 का मान m3 r3 स्क्वायर और I4 का मान m4 r4 स्क्वायर। और अगर इसमें अन्य कण भी है तो प्लस सो ऑन कर दिया कि ये क्रम जारी है एंड सो ऑन। तो इसको हम यहां पर ऐसा लिख सकते हैं कि सिग्मा m i r i स्क्वायर, और यहां पर इधर I बराबर 1 to n। इसका मतलब क्या है कि सिग्मा का मतलब होता है योग, तो ये किसका योग है? ये एम आर स्क्वायर जैसे पदों का योग है। ये एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर जैसे जितने भी पद आएंगे उन पदों का योग जो है सिग्मा से प्रकट किया जा रहा है। एम आई आर आई स्क्वायर का मतलब है कि यहां पर आई का मान अगर हम 1 रखते हैं तो पहले कण का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा m1 r1 स्क्वायर। फिर सिग्मा की जगह पे प्लस आ जाएगा, फिर आई का मान हम क्या रखेंगे 2, तो m2 r2 स्क्वायर, ये दूसरे कण का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। फिर प्लस करेंगे सिग्मा के कारण, फिर आई का मान 3 रखेंगे तो ये तीसरे वाले कण का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। ऐसे करके क्रम चलता रहेगा और कब तक? n तक। n क्या है? माना इस पिंड में कणों की संख्या n है, यदि n कण होंगे तो n तक करेंगे, अगर 50 कण तो 50 तक करेंगे, 1 से लेके 50 तक। तो यहां पर आ गया कि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण उस पिंड के अंदर स्थित सभी कणों के, उस पिंड के अंदर स्थित कणों के द्रव्यमान और उनकी घूर्णन से संगत दूरियों के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। इसको यहां से देखिए कि किसी पिंड का घूर्णन के पड़ता जड़त्व आघूर्ण पिंड के अंदर स्थित कणों के द्रव्यमान और उन कणों की घूर्णन से संगत दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है, क्योंकि यहां पर द्रव्यमान और दूरी के वर्ग का गुणनफल का योग किया गया है। तो पिंड का घूर्णन के पड़ता जड़त्व आघूर्ण पिंड में स्थित कणों के द्रव्यमान और उन कणों की घूर्णन से दूरी के वर्ग के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ये गणितीय परिभाषा है इसकी। अब इसका मात्रक क्या है? एक चीज कि कुछ बुक्स में इसको ऐसा भी लिखा गया होगा, ये भी ठीक है, ये दर्शा रहा है कि पिंड का घूर्णन के पड़ता जड़त्व आघूर्ण एम आर स्क्वायर जैसे पदों का योग होगा। इस सिग्मा का मतलब योग होता है। अब इसका मात्रक जड़त्व आघूर्ण को हम I से प्रकट करते हैं, क्योंकि इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, I आ रहा है इनर्शिया में, इसलिए I से प्रकट करेंगे। I हो गया सिग्मा एम आर स्क्वायर। M क्या है यहां पे? M है यहां पे द्रव्यमान। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक ये आ जाएगा I का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणा क्या दूरी के मात्रक का वर्ग। तो ये हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम, दूरी का मात्रक हो गया मीटर और इसका वर्ग। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर ये जो है जड़त्व आघूर्ण का MKS पद्धति में मात्रक है। ये MKS पद्धति में इसका मात्रक है। और CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति में इसका मात्रक है, किलोग्राम की जगह हम ग्राम लिख देंगे, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक हो गया। फिर इसमें विमा क्या है इसकी? तो जड़त्व आघूर्ण की विमा बराबर द्रव्यमान की विमा
तो द्रव्यमान की विमा कैपिटल एम, दूरी r की विमा ये l होती है दूरी की विमा, और इसका वर्ग कर दो क्योंकि r का वर्ग हो रखा है, तो ml स्क्वायर ये जो है जड़त्व आघूर्ण की विमा आ गई। फिर इसके बाद इसमें ये कैसी राशि है, तो ये जो है सदिश राशि भी नहीं है और अदिश राशि भी नहीं है। एक्चुअल में जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी राशि है जो न तो सदिश है न तो अदिश है। अब सदिश क्यों नहीं है, इसका कारण यह है कि हम इसको किसी भी अक्ष के पड़ता यदि हम पिंड का जड़त्व आघूर्ण देखें, जैसे सदिश क्यों नहीं है ये कि चाहे पिंड, अगर ये पिंड इस y y डैश अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, माना ये पिंड किसी समय क्लॉकवाइज मोशन कर रहा था, क्लॉकवाइज मोशन, तब हमने इसका जड़त्व आघूर्ण निकाला, और अगली बार इसी अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण में क्या कर रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन कर रहा है। तो यदि किसी अक्ष के पड़ता पिंड क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज मोशन करे तो दोनों दशाओं में क्या होता है, दोनों दशाओं में इस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण एक समान आता है। यानी जड़त्व आघूर्ण इस बात पर निर्भर नहीं करता कि पिंड किस दिशा में घूर्णन गति कर रहा है। तो जब ये दिशा पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो ये सदिश राशि नहीं है। दूसरा, ये अदिश राशि भी नहीं है। अदिश राशि क्यों नहीं है, क्योंकि किसी पिंड का अलग अलग घूर्णन अक्षों के पड़ता जड़त्व आघूर्ण अलग अलग आता है। जैसे वाई वाई डैश अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण कुछ आया, माना ये वाई वाई डैश के पे हम जड़त्व आघूर्ण इस वाले अक्ष के पड़ता लेते हैं, अक्ष चेंज होने पर जड़त्व आघूर्ण भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह अदिश राशि भी नहीं है। अतः जड़त्व आघूर्ण एक ऐसी राशि है जो न तो सदिश है न तो अदिश है। तो फिर क्या है, ऐसी राशियों को हम कहते हैं टेंसर। तो जड़त्व आघूर्ण टेंसर है, यानी जो न तो सदिश है न तो अदिश है, उनको हम टेंसर कह देंगे। ये टेंसर है। हमने यहां पर देखा जड़त्व आघूर्ण I बराबर आया सिग्मा mr स्क्वायर। तो जड़त्व आघूर्ण किस किस बात पे निर्भर करता है, जड़त्व आघूर्ण एक तो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। दूसरा, यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि किस अक्ष के पड़ता जड़त्व आघूर्ण ज्ञात किया जा रहा है। तीसरा, यानी पहला तो किस पे निर्भर कर रहा है, पिंड में स्थित कणों के द्रव्यमान पर। ठीक है, दूसरा जड़त्व आघूर्ण किस पर निर्भर करता है, किस बात पे डिपेंड कर रहा है जड़त्व आघूर्ण, कि पिंड किस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, कि जो अक्ष है उसकी स्थिति क्या है, कि पिंड के सापेक्ष घूर्णन अक्ष की स्थिति, अगर घूर्णन अक्ष चेंज हो गई तो जड़त्व आघूर्ण भी चेंज हो जाता है। तीसरा, कि अक्ष के सापेक्ष पिंड में द्रव्यमान का वितरण, अक्ष के सापेक्ष पिंड में द्रव्यमानों की स्थिति या कणों की स्थिति। माना कोई पिंड ये 4 कणों से मिलकर बना है, तो ये घूर्णन अक्ष है, तो अगर ये सभी कण इस अक्ष से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो कुछ जड़त्व आघूर्ण आएगा। परंतु अगर ऐसा हो कि कोई कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई कण 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, कोई कण 40 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो तब जो है यहां पर जड़त्व आघूर्ण पहले जैसी स्थिति वाला नहीं आएगा। पहले जैसी स्थिति में हर कण 50 सेंटीमीटर की दूरी पे था, तब जड़त्व आघूर्ण कुछ और आएगा। अब इस समय क्या हो गया, जो ये कण है
ये घूर्णनक से कोई कण 10 सेंटीमीटर, कोई 20 सेंटीमीटर, कोई 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो अर्थात द्रव्यमानों की जो घूर्णनक के सापेक्ष द्रव्यमानों की जो स्थिति है, द्रव्यमानों का जो वितरण है, उस बात पर भी जड़त्वागुण डिपेंड करता है कि अगर द्रव्यमान घूर्णनक से, अगर कण घूर्णनक से ज्यादा दूरी पर है तो जड़त्वागुण ज्यादा होगा, अगर वो कम दूरी पर है तो जड़त्वागुण कम होगा, अगर वो ज्यादा दूरी पर है तो जड़त्वागुण ज्यादा दूरी पर होगा। तो घूर्णनक के सापेक्ष पिंड के द्रव्यमान, पिंड के कणों के द्रव्यमानों के वितरण पर, पिंड के कणों के द्रव्यमानों के वितरण पर इस बात पर ही जड़त्वागुण निर्भर करता है। अब जो है अगला हम यहां पर देखेंगे कि घूर्णन त्रिज्या, घूर्णन त्रिज्या रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये घूर्णन त्रिज्या, ये एक्चुअल में एक दूरी है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसमें हम ये मानेंगे कि जैसे माना ये कोई पिंड है, इस पिंड का पूरा द्रव्यमान एक किसी बिंदु पर केंद्रित मान लेते, माना इस पिंड का पूरा द्रव्यमान यहां पर केंद्रित है, इस बिंदु पे, इस बिंदु को हम सी बिंदु कह रहे हैं या सीएम बिंदु कह रहे हैं। तो यदि पिंड का समस्त द्रव्यमान किसी ऐसे बिंदु पर केंद्रित हो कि जिस बिंदु की घूर्णनक से दूरी, माना ये पिंड इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है, ठीक है, ऐसे घूर्णन गति कर रहा है, और इस पिंड का समस्त द्रव्यमान इसी बिंदु पर केंद्रित है। माना पिंड का पूरा द्रव्यमान है m, तो ये इस प्रकार से बिंदु बिहेव इस प्रकार से करेगा कि पूरा का पूरा द्रव्यमान m इसी बिंदु पर आ गया हो। तो यदि पिंड का समस्त द्रव्यमान किसी ऐसे बिंदु पर केंद्रित माने कि जिस बिंदु की घूर्णनक से दूरी, माना इस बिंदु की घूर्णनक से दूरी है k, ठीक है, ये बिंदु कौन सा है, इस बिंदु पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित है। तो इस बिंदु की घूर्णनक से जो दूरी है उसको हम k मान रहे हैं। तो इस दूरी का वर्ग यानी k स्क्वायर यदि पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर दिया जाए तो इससे भी पिंड का जड़त्वागुण प्राप्त होता है। ठीक है, दोबारा देखिए इसको कि यदि किसी पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान किसी ऐसे बिंदु पर मान दिया जाए कि जिस बिंदु की घूर्णनक से दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर देने पर पिंड का घूर्णनक से पड़ता जड़त्वागुण प्राप्त हो जाए, तो तब यह दूरी घूर्णन त्रिज्या कहलाती है। इसको दूसरे तरीके से देखिए, इसकी परिभाषा एक और कि घूर्णन त्रिज्या वह दूरी है, घूर्णन त्रिज्या किसी बिंदु की घूर्णनक से वह दूरी है जिस दूरी के वर्ग को पिंड के द्रव्यमान से गुणा कर देने पर घूर्णनक के पड़ता जड़त्वागुण प्राप्त होता है। इस बिंदु पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित रहता है। तो जिस बिंदु पर पिंड का संपूर्ण द्रव्यमान केंद्रित होता है उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र। तो यहां पर हम इस ढंग से इसको कह सकते हैं कि द्रव्यमान केंद्र की घूर्णनक से जो दूरी होती है, इस दूरी के वर्ग को पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा कर देने पर पिंड का घूर्णनक के पड़ता जड़त्वागुण प्राप्त होता है। और द्रव्यमान केंद्र की घूर्णनक से जो दूरी है, इस दूरी को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं।
यानी घूर्णन त्रिज्या के वर्ग को अगर हम पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान से गुणा कर दें तो पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़ता गुण प्राप्त होता है। अब यहां से अगर हम k का मान निकालें तो k बराबर आई अपॉन k स्क्वायर बराबर आई अपॉन m और k बराबर आ जाएगा अंडर रूट आई अपॉन m। यहां से इसकी एक परिभाषा, गणितीय परिभाषा हम दे सकते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन की, कि घूर्णन त्रिज्या k, इसको k से प्रकट करते हैं, ये बराबर हो गया अंडर रूट आई अपॉन m। कि किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़ता गुण I और उस पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। यदि कोई पिंड किसी अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है तो उस अक्ष के पड़ता जड़ता गुण और पिंड के द्रव्यमान के अनुपात के वर्गमूल को घूर्णन त्रिज्या कहते हैं। इसका मात्रक भी मीटर ही है, ये एक प्रकार की दूरी है ये। अब यहां पर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम दर्शा रहे हैं इसमें कि हमने कहा भी कि जड़त्व गुण द्रव्यमान और दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, इस प्रकार से। अब इसमें द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है जड़त्व गुण, तो द्रव्यमान पे भी कैसे निर्भर कर रहा है कि यहां पर हमने दो पहिए ले रखे हैं, ठीक है। एक पहिया माना टिन की चादर से बना है, तो इस पहिए पे क्या है, ये वृत्ताकार पहिया है, इसमें जो है पूरे पहिए पर द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है। दूसरा पहिया ये है, इसका द्रव्यमान भी पहले पहिए के बराबर है, पहला पहिया ये है, दूसरा पहिया ये है, दोनों के द्रव्यमान एक समान है, परंतु पहले पहिए में द्रव्यमानों का वितरण एक समान है। पहले पहिए में जो कण है वो पूरे पहिए में एक समान रूप से फैले हुए हैं, जबकि दूसरे पहिए में जो द्रव्यमान है या जो कण है वो जो है केवल परिधि पर फैले हुए हैं, ये परिधि वाले पोर्शन पे स्थित है, ठीक है। अर्थात इस दूसरे पहिए में जो कण है वो केवल परिधि पर स्थित है, ठीक है। बीच का हिस्सा, अंदर का हिस्सा खाली है, जैसे रबड़ के टायरों में होता है, उसमें द्रव्यमान केवल किनारों पर होता है। अब ये दोनों पहिए इन घूर्णन अक्षों के पड़ता क्या कर रहे हैं, घूर्णन गति कर रहे हैं ऐसे। तो क्या होगा, अगर इनके कोणीय वेग में परिवर्तन करना होगा तो किस पर ज्यादा बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा, तो हम ये देखते हैं कि जो ये वाला जिस पहिए पर कण केवल परिधि पर स्थित थे, ठीक है, जिस पहिए पर द्रव्यमान घूर्णन अक्ष से ज्यादा दूरी पर थे, उस पहिए के कोणीय वेग में या उस पहिए की घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए ज्यादा बलाघूर्ण लगाना पड़ता है। और जिस पहिए में कणों का वितरण पूरे पहिए में एक समान रूप से था, उस पहिए की घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए जो बलाघूर्ण है वो कम लगाना पड़ता है। इस पे जो बलाघूर्ण होगा वो कम लगाना पड़ेगा इस वाले पे। इसकी घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया बलाघूर्ण कम होगा और इस दूसरे वाले पहिए की घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए लगाया गया बलाघूर्ण अधिक होगा। क्योंकि बलाघूर्ण के द्वारा ही हम क्या करते हैं, घूर्णन गति में परिवर्तन करते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि माना ये दोनों पहिए शुरू में स्थिर थे, दोनों के द्रव्यमान बराबर हैं, इस पहिए में पूरे सतह पर द्रव्यमान एक समान रूप से फैला हुआ है, दूसरे वाले पहिए में द्रव्यमान केवल परिधि पर स्थित है, जैसे टायरों में होता है, साइकिल के टायर, मोटर साइकिल के टायर, स्कूटर के टायर या बैलगाड़ी के जो पहिए होते हैं उनके टायर, तांगा जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके टायर। तो इनमें क्या होता है, जो द्रव्यमान होता है पहिए का द्रव्यमान वाला हिस्सा वो जो है केवल परिधि पर होता है, ठीक है। अब ये दोनों अगर स्थिर हैं तो इन दोनों को घूर्णन गति करानी है तो इन पे क्या लगाना पड़ेगा, बलाघूर्ण लगाना पड़ेगा। तो इन स्थिर पहियों को घूर्णन गति प्रदान करने के लिए बलाघूर्ण दूसरे वाले पहिए पे अधिक लगाना पड़ेगा, पहले वाले पहिए पे कम लगाना पड़ेगा। ये हम इसको प्रैक्टिकली भी देख सकते हैं।
तो ऐसा क्यों होता है, दूसरे वाले पहिए पे अधिक बलागुण क्यों लगाना पड़ता है? वो इसलिए क्योंकि दूसरे वाले पहिए में जो द्रव्यमान है वो घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर है। तो ऐसा होने पे दूसरे वाले पहिए का घूर्णन अक्ष के प्रति जो जड़त्व आघूर्ण है वो अधिक होता है। तो क्योंकि दूसरे पहिए का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण अधिक है, इसलिए इसकी घूर्णन गति में परिवर्तन करने के लिए अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है, या इसको स्थिर अवस्था से घूर्णन गति की अवस्था में लाने के लिए अधिक बल आघूर्ण लगाना पड़ता है। कारण इसका यह है कि इस जो ये पहिया है जिसमें कि द्रव्यमान केवल किनारों पर स्थित है, इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है। जबकि जो पहला पहिया है इस पे द्रव्यमान एक समान रूप से वितरित है, तो इसका बल आघूर्ण इस पे कम बल आघूर्ण लगाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि इस पहले वाले पहिए का जो जड़त्व आघूर्ण है वो कम होता है। इस पहले वाले पहिए का घूर्णन अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण कम है, इसलिए जो है इसकी स्थिर अवस्था से इसको घूर्णन गति की अवस्था में लाने के लिए इस पे कम बल आघूर्ण लगाना पड़ा, या इसके घूर्णन गति की अवस्था में परिवर्तन करने के लिए इस पे कम बल आघूर्ण लगाना पड़ा। क्योंकि यहां पर दूसरे इसमें जड़त्व आघूर्ण अधिक क्यों हुआ? क्योंकि द्रव्यमान वाला जो हिस्सा है वो घूर्णन अक्ष से अधिक दूरी पर है। तो इसलिए जब r अधिक हो जाएगा, दूरी r अधिक हो जाएगी, तो यहां पर I का मान भी क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा, इसलिए इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक है। इस पर जड़त्व आघूर्ण पर आधारित कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गतिपालक चक्र, फ्लाई व्हील। तो गतिपालक चक्र क्या होता है? जो इंजन होते हैं, इंजनों में एक इसका हिस्सा है सैफ्ट। तो जब इंजन के द्वारा सैफ्ट को घुमाया जाता है, तो सैफ्ट को घुमाने में जो बल आघूर्ण है ये घटता बढ़ता रहता है। ठीक है, इंजन का जो सैफ्ट होता है उस पे लगने वाला बल आघूर्ण क्या होता है? लगातार घटता बढ़ता रहता है, जिससे कि सैफ्ट क्या होगा? ये कभी भी एक समान कोणीय वेग से घूर्णन गति नहीं कर पाता, ये एक समान घूर्णन गति नहीं कर पाता है। ठीक है, अब होता क्या है, इसको एक समान रूप से घूर्णन गति कराने के लिए इस सैफ्ट के साथ एक बड़ा भारी पहिया जोड़ देते हैं, जिसे हम कहते हैं गतिपालक चक्र। इसके साथ एक गतिपालक चक्र को जोड़ देते हैं, फ्लाई व्हील को। तो गतिपालक चक्र क्या होता है? ये ऐसा पहिया होता है, भारी पहिया, कि जिसमें द्रव्यमान केवल किनारों पर स्थित होता है, जैसे इस पहिए पे है, इस पे द्रव्यमान केवल किनारों पर स्थित है। तो ऐसे गतिपालक चक्र का संबंध सैफ्ट से कर दिया जाता है। तो गतिपालक चक्र जो है इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक होता है, ये भारी भी होता है और इस पे द्रव्यमान जो है किनारों पर स्थित है, तो इसलिए इसका जड़त्व आघूर्ण अधिक हो जाता है। इसका जड़त्व आघूर्ण ये क्या है? अधिक है। तो इस अधिक जड़त्व आघूर्ण वाले गतिपालक चक्र का संबंध हम सैफ्ट से कर देते हैं। तो जब इंजन के द्वारा सैफ्ट को घुमाया जाता है, तो सैफ्ट अधिक बलाघूर्ण, ये बलाघूर्ण घटने बढ़ने के कारण क्या होता है? सैफ्ट जो है एक समान कोणीय वेग से घूर्णन गति नहीं कर पाता, परंतु जो गतिपालक चक्र, जब इस सैफ्ट के द्वारा गतिपालक चक्र भी घूमता है, जब इंजन से सैफ्ट को घुमाया जाएगा तो सैफ्ट के साथ गतिपालक चक्र है, गतिपालक चक्र भी घूमेगा। गतिपालक चक्र का जड़त्व आघूर्ण अधिक है। तो अधिक जड़त्व आघूर्ण का मतलब यह है कि अगर इंजन ने सैफ्ट को घुमाना बंद भी कर दिया, ठीक है, अगर इंजन के द्वारा कोई बाह्य बल नहीं लगता है, इंजन के द्वारा उसको घुमाया नहीं आता है, तो तब भी क्या होगा? जड़त्व आघूर्ण अधिक होने के कारण गतिपालक चक्र लगातार घूमता रहेगा। जैसे कि हम साइकिल के पहियों में देखते हैं, साइकिल अगर हम चला रहे हैं, अचानक हम पेडल मारना बंद कर दें, तब भी साइकिल का पहिया घूमता रहता है। वो इसलिए क्योंकि साइकिल के पहिए का जड़त्व आघूर्ण क्या होता है? अधिक होता है। उस पहिए पर जो द्रव्यमान है वो किनारों पर स्थित है, तो अधिक जड़त्व आघूर्ण होने के कारण क्या होता है? वो पहिया पेडल मारना बंद करने के बावजूद भी वो पहिया लगातार कुछ देर तक घूमता रहता है। इससे साइकिल चलाने वाले का संतुलन बना रहता है और वो गिर नहीं पाता। तो ऐसे इस गतिपालक चक्र में भी होगा। इसमें द्रव्यमान जो है बाहरी परिधि पर स्थित है
इसलिए जो है यदि इंजन के द्वारा इस शाफ्ट को नहीं भी घुमाया जाता है तो तब भी क्या होता है, गतिपालक चक्र एक बार घूमने पर क्या हो जाएगा, अधिक जड़त्वागुण होने के कारण वो कुछ देर तक लगातार घूमता रहेगा, जिसके कारण जो है शाफ्ट भी कुछ देर तक लगातार घूमता रहता है और इंजन को बंद करने के बावजूद भी शाफ्ट और गतिपालक चक्र घूमते रहते हैं। तो ये संभव इसलिए है क्योंकि गतिपालक चक्र का जड़त्वागुण अधिक है, इसलिए इंजन बंद करने के बावजूद भी गतिपालक चक्र कुछ देर तक घूमता रहता है, जिससे कि शाफ्ट कुछ देर तक घूमता रहता है। दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है वो ये है कि जो साइकिल के पहिए हैं और स्कूटर, मोटरसाइकिल, इनके जो पहिए होते हैं, इनके पहियों पर जो द्रव्यमान होता है वो परिधि पर स्थित होता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जिससे कि इन पहियों का जड़त्वागुण अधिक हो जाए। तो ये जो पहिया है, इस पहिए का संबंध, इस पहिए पे जो द्रव्यमान किनारों पर स्थित है, तो इसमें ये जो घूर्णन अक्ष होती है, तो इन द्रव्यमानों का घूर्णन अक्ष से संबंध जो है कुछ तारों से कर दिया जाता है। ये तार लगे होते हैं इसमें से, ठीक है। तो पहिए के किनारों पर स्थित जो द्रव्यमान होता है, इन द्रव्यमानों का घूर्णन अक्ष से संबंध जो है कुछ तारों से कर दिया जाता है, स्पोक्स से कर दिया जाता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ये पहिया है, इस पे द्रव्यमान का होगा केवल किनारों पर, और यहां पर ये इस अक्ष के पड़ता घूर्णन गति कर रहा है पहिया। तो ये जो द्रव्यमान वाला हिस्सा ये इस घूर्णन अक्ष से कुछ विशेष तारों से संबंधित रहता है, और इन तारों को हम क्या कहते हैं, स्पोक्स कहते हैं, ताने। तो इन द्रव्यमानों का संबंध पहिए पर जहां द्रव्यमान होता है, उन द्रव्यमानों का संबंध जो है हम घूर्णन से करने के लिए तानों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब इस जो ये पहिए होते हैं, इनमें द्रव्यमान जो है किनारों पर होता है, इसलिए इनका जड़त्वागुण क्या है, अधिक रहता है। तो इनका जड़त्वागुण अधिक होने के कारण क्या होता है, क्योंकि पहियों पर द्रव्यमान परिधि पर होने के कारण क्या होता है, इनका जड़त्वागुण अधिक होता है। इस कारण यदि साइकिल चलाने वाला कोई व्यक्ति अचानक पैडल मारना बंद कर दे, तो तब भी ये पहिए कुछ देर तक घूमते रहते हैं, जिससे कि साइकिल चलाने वाले का संतुलन बना रहता है और वो लड़खड़ाकर नीचे नहीं गिर पाता है। यदि इसकी जगह पर हम क्या करें, यदि पहिया ऐसा लें कि कोई जैसे एल्युमिनियम की चादर वृत्ताकार रूप में काटी, ये एल्युमिनियम की चादर वृत्ताकार रूप में काटी, और इसमें जो है द्रव्यमान जो है हर जगह पे एक समान रूप से वितरित है। यदि पहिया ऐसा लिया जाए जिसमें कि द्रव्यमान पूरी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो, इस प्रकार का पहिया, तो इसमें क्या होगा, जड़त्वागुण, ऐसे पहिए का जड़त्वागुण कम हो जाएगा। इस कारण यदि ऐसा पहिया जिसमें कि जैसे टिन की चादर को वृत्ताकार रूप में काटकर एक पहिया बना दिया और उस पहिए को साइकिल पे लगा दिया, तो इसमें क्या होगा, द्रव्यमान जो है पूरे पहिए में एक समान रूप से वितरित है। तो ऐसे पहिए का जो घूर्णन अक्ष होगी, उस घूर्णन अक्ष के पड़ता जड़त्वागुण क्या होगा, कम होगा। और ऐसा जब साइकिल चालक पैडल मारना बंद करेगा, तो ऐसा पहिया क्या होगा, ये पहिया कम जड़त्वागुण होने के कारण जो है जैसे पैडल मारना बंद करेंगे तत्काल रुक जाएगा, ये घूर्णन गति नहीं कर पाएगा, ठीक है। इससे जो है साइकिल चालक का संतुलन गड़बड़ा जाएगा और ये लड़खड़ाकर नीचे गिर जाएगा। तो आज हमने यहां पर जड़त्वागुण के बारे में पढ़ा और इस पे आधारित कुछ उदाहरण पढ़े। थैंक यू।